स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। देखो रेडियो सक्रियता क्या होती है या रेडियो सक्रियता का किसी पदार्थ में गुण क्या होता है। पहला नंबर देख लेते हैं कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था। ये 1896 में हेनरी बेकरल ने किया था। किसने किया था? हेनरी बेकरल ने। ये रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होते हैं, उनमें गुण क्या होता है वो समझते हैं। पहले देखो प्राकृतिक में हमारे यहाँ पर भी इसमें लिखा है कि प्रकृति में बहुत से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो अपने आप ही खत्म होते रहते हैं। खत्म का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए यही मार्कर है, ठीक, ये मार्कर है, अगर इसको रखे रहोगे तो इसमें से ऑटोमेटिक क्या होगा, अल्फा बीटा गामा रेज निकलता रहेगा। जब इसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलता रहेगा तो इसका मतलब होता है ये खत्म हो रहा है धीमे धीमे। इसी खत्म होने के गुण को क्या बोलते हैं? विघटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विघटन। तो वहीं लिखा है कि हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें स्वतः विघटन का गुण होता है। इन इसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकल रहे हैं। अभी अल्फा बीटा गामा पढ़ रहे हैं क्या होता है एक एक चीज, यानी इसमें से क्या कहते हैं, विखंडन होता रहता है तथा इन विखंडित होकर कुछ किरणें का उत्सर्जन करते हैं। यानी विखंडित होकर कुछ किरण का उत्सर्जित करते हैं। जो किरण उत्सर्जन कर रहे हैं उन किरणों का क्या नाम है? अल्फा बीटा गामा। मेरी बात समझे ना, अल्फा बीटा गामा। यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ से हमसे एक चीज पता चल गया कि ये ऑटोमेटिक ही खत्म होता रहता है। यानी इसमें विखंडन का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? विखंडन का। और विखंडित होकर क्या क्या इसमें से कौन सा रेज निकलता है? अल्फा बीटा एवं गामा। ये तीनों का सिंबल होता है अल्फा बीटा गामा। यानी कोई भी पदार्थ होता है वो अपने में से विखंडित होता रहता है ना, और विखंडित होकर कौन सा तीन रेज निकलता है? अल्फा बीटा गामा। ठीक, अच्छा इन अल्फा बीटा गामा का नामकरण किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। अभी बता रहे हैं। ठीक, अब देखो विखंडित होकर, और विखंडित होने की इसी गुण को क्या बोलते हैं? रेडियो सक्रियता बोल देते हैं। यानी विखंडित होकर के इन किरणों को निकालने की इस पदार्थ से इसी गुण को क्या बोल देते हैं? रेडियो सक्रियता। तो रेडियो सक्रियता का पहले बना नहीं क्या क्या है क्या नहीं है। तो यानी कोई प्रकृति में बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, यूरेनियम है, ये सभी एलिमेंट है ना, इन सभी में नहीं पाया जाता है। लेकिन और सारे एलिमेंट है जैसे हो गया यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम, इन सभी में क्या कहते हैं कि विखंडन का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? विखंडन का। अगर इनको रख दोगे तो ये धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना? क्यों खत्म हो जा रहा है? कि उसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकल रहा है, और इन्हीं किरणों को निकलने की इसी गुण को क्या बोल देते हैं? रेडियो सक्रियता बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रेडियो सक्रियता। इसी घटना को, ठीक, जैसे किसमें किसमें से हो गया तो यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, पोलोनियम हो गया। ठीक, अब एक अमूमन एक चीज ये देखा गया है कि जो 82 से अधिक एटॉमिक नंबर वाले होते हैं, यानी यानी 82 से ज्यादा परमाणु क्रमांक वाले होते हैं, उन्हीं में ये गुण पाए जाते हैं। अमूमन यही देखा गया है। ठीक, जैसे यूरेनियम हो गया, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92। थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, इन सभी का परमाणु क्रमांक किससे अधिक है? 82 से। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो 82 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले होते हैं उसमें ही लगभग क्या देखने को मिला है? रेडियो सक्रियता का गुण देखने को मिला है। समझ में ना? रेडियो सक्रियता क्या होता है? रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। किसने किया था? हेनरी बेकरल ने किया था। मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी मत मार देना, अभी बता रहे। मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी रेडियो सक्रिय दूठी पदार्थ था उसकी खोज किए थे। उस खोज का नाम था क्या? पोलोनियम एवं रेडियम। पोलोनियम रेडियम भी कैसे पदार्थ हैं? रेडियो सक्रिय थे। तो मैडम क्यूरी एवं पियरे क्यूरी ने इसकी खोज किया था, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। किसे? मैडम क्यूरी एवं पियरे क्यूरी के क्या चीज खोजने के लिए? रेडियम एवं पोलोनियम खोजने के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। ठीक है ना? क्या मिला था? नोबेल प्राइज। जैसे हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स क्षेत्र में, केमिस्ट्री क्षेत्र में, करंट अफेयर्स में देखते हैं कि हर साल किसी न किसी को मिलता रहता है। तो ये जब खोजे थे उस समय तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। मेरी बात समझे? ये पति पत्नी दंपत्ति थे। ठीक है ना? अगर हम लोग देखते हैं कि रेडियो सक्रिय निकलता है ना, जैसे हम लोग माप लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम आवेश है ना, इतना आवेश है। इसी तरीके से अगर देखते हैं कि ये जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है इसमें अल्फा बीटा गामा का विघटन हो रहा है, निकल रहा है, इसकी कुछ इकाई है, कुछ मापन है। जैसे हम लोग क्या मापते हैं कि दूध को माप लेते हैं लीटर में, दूरी को माप लेते हैं मीटर में। तो ये जो अल्फा बीटा गामा इसमें से निकल रहा है, इस एलिमेंट से निकल रहा है, उसको कुछ मापने की इकाई है। तो हाँ, 3 इकाइयां हैं फिलहाल। ठीक, पहली जो इकाई है वो बेकरल साहब अपने ही नाम पे, दूसरी रदरफोर्ड, तीसरी है क्यूरी।
तो जो बेकरल होता है वो 1 विघटन प्रति सेकंड है। एक बेकरल बराबर क्या होता है? 1 विघटन प्रति सेकंड, यानी एक विघटन 1 सेकंड में हो जाता तो क्या कहला देता है? बेकरल कहला देता है, ठीक ना। रदरफोर्ड क्या होता है कि अगर 1 सेकंड में 10⁶ विघटन हो जा रहा है, कितना, यानी 1 सेकंड में 10⁶ विघटन हो जा रहा है, तो वो क्या कहला देगा? 1 रदरफोर्ड के बराबर हो जाएगा। रदरफोर्ड बहरहाल वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। अब देखो, यानी ये कोई मान लीजिए क्या कहते हैं कि यूरेनियम है, इसमें से 1 सेकंड में 10⁶ विघटन यानी अल्फा बीटा गामा रेज निकल जा रहा है, तो वो क्या कहला देगा? रदरफोर्ड। एक होता है क्यूरी, क्या होता है? क्यूरी, ये होता है 3 × 3.6 इंटू 10⁻⁷। यहाँ पे कहीं पे लिखा 3.70 भी लिखा रहता है, कितना लिखा रहा है? 3.70। और कहीं पे ये एथेंटिक एकदम से 3.62 × 10⁻10 विघटन पर सेकंड, ठीक। ये क्यूरी हो गई। यानी हम लोग देख लिए कि रेडियो एक्टिविटी का जो विघटन होता है उसकी 3 इकाई होती है। पहली हो गई बिकरल, दूसरी हो गई रदरफोर्ड, तीसरी हो गई क्यूरी, ठीक है ना। तीनों अपने अपने हिसाब से दिए हैं, ठीक। अगर बोला जाए कि रेडियो सक्रियता की जो निकलने की रेट होती है, रेडियो सक्रियता की जो निकलने की या रेडियो सक्रियता की जो रेट होती है उत्सर्जन की, उसको किससे मापते थे? जीएम काउंटर, क्या बोलते हैं? ग्रेगर मोलर काउंटर से। किसे? ग्रेगर मोलर काउंटर, या शॉर्टकट में जीएम काउंटर कह देते हैं। क्या बोलते हैं? जीएम काउंटर, ठीक है ना, या ग्रेगर मोलर काउंटर इसे कह देते हैं। अब बात समझ समझे। अब देखो, अगर कोई भी एलिमेंट है जो रेडियो सक्रिय है, ठीक, या रेडियो सक्रियता का गुण रखता है, तो हमने बताया है कि अगर उसको रख दोगे तो उसमें से ऑटोमेटिक निकलता रहेगा ना। यानी इसमें इसकी जो इसकी विघटन क्षमता है, इसकी विघटन क्षमता मान लो 50 साल, 60 साल, 200 साल, 300 साल है ना। अगर वो जितने टाइम में अपनी विघटन का क्षमता का आधा रह जाता है, वह उसका क्या कहला देता है? अर्धायुकाल। क्या कहला देता है? अर्धायुकाल। तो वही यहाँ पे लिखे होंगे, ठीक ना। कहाँ पे? जितने समय में उत्सर्जन क्षमता का कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक, जितने समय में, ठीक, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जन क्षमता का, ठीक, उसकी उत्सर्जन क्षमता के आधा रह जाता है, वह उसका क्या कहला देता है? अर्धायुकाल। मान लीजिए मोटी मोटा हिसाब से ये कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ है, ठीक, इसकी जो उत्सर्जन क्षमता है कि 50 साल में ये क्या हो जाएगा? पूरा खत्म हो जाएगा, यानी इसमें से पूरा अल्फा बीटा गामा रेज निकल जाएगा, ठीक। तो 50 साल है ना, यानी 25 साल में, जितने समय में ये आधा रह जाएगा, इसकी क्षमता जितने समय आधा रह जाएगी, वहीं इसका क्या कहला देगा? हाफ टाइम, यानी अर्ध आयुकाल कहला देगा। क्या कहता है? अर्ध आयुकाल। वहीं इसमें लिख दिया गया। इसको टी हाफ से व्यक्त करते हैं। कैसे? ऐसे लिख देते हैं, टी यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं, टी हाफ से व्यक्त कर देते हैं। अब इसका एक सूत्र होता है, टी हाफ इज इक्वल टू, क्या कहते हैं कि 0.693 अपान लैम्डा, ठीक। लैम्डा क्या है? एक उत्सर्जन नियतांक है। क्या है? उत्सर्जन नियतांक। टी हाफ बराबर क्या होता है? 0.693 अपान लैम्डा। लैम्डा क्या है? उत्सर्जन नियतांक है। अच्छा, अब देखते हैं कि विभिन्न तत्वों के अर्ध आयुकाल क्या क्या है। जैसे रेडियम है ना, रेडियम का जो अर्ध आयुकाल है 1950 साल है। कितना वर्ष है? 1950 साल। यानी अगर क्या काम करोगे, रेडियम को रख दोगे, ठीक, तो 1950 साल में अपनी उत्सर्जन क्षमता का आधी उत्सर्जन क्षमता निकालेगा। बस कितना निकालेगा? आधी उत्सर्जन क्षमता निकालेगा। अब देखो, जैसे पोलोनियम होता है, पोलोनियम का होता है 10⁻⁻4 ही सेकंड होता है, यानी बहुत कम। 10⁻⁻4 सेकंड में अपनी आधी क्षमता क्या कर देता है? निकाल देता है, ठीक ना। अगला होता है थोरियम। ये 1.4 × 10⁸ ईयर, 18 ईयर होता है। कितना? 18, यानी 1.4 × 10⁻18 साल तक इसकी आधी अर्धायुकाल होता है। कितना होता है? अर्धायुकाल। यूरेनियम होता है जो 4.46 × 10 ईयर होता है। इसका क्या होता है? अर्धायुकाल। यूरेनियम जो अभी देखो हम लोग के क्या कहते हैं कि संयंत्रों में बिजली बनाने में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं यूज होता है, ये बहुत ज्यादा महंगा भी मिलता है। उन रेज का, उन किरणों का गुण क्या होता है? जैसे रेडियो सक्रिय पदार्थ है, उसमें स्वतः विघटन का गुण पाया जाता है। तो विघटन से कौन कौन सी किरण निकलती है? अल्फा बीटा गामा। कौन कौन सी? यानी रेडियो सक्रिय किरण तो कौन कौन सी है? पहला हो गया, फर्स्ट हो गए अल्फा, बीटा और गामा। इन सभी का नामकरण रदरफोर्ड ने 1902 में किया था। नामकरण किसने किया था? 1902 में। किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। तो नामकरण किसने किया था? 1902 में रदरफोर्ड ने। कौन कौन सी किरण है? तो अल्फा, बीटा एवं गामा। अब अल्फा अपना अलग प्रॉपर्टीज रखेगी, गुण रखेगी, बीटा अपना अलग गुण रखेगी और गामा अपना अलग रखेगी। तो हम यहाँ पे अल्फा लिखे, यहाँ पे बीटा, उधर क्या लिख दिए? गामा, ताकि तीनों का जो कंपेयर करने में
ठीक रहे। देखो जो अल्फा रेज होती है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ये जो होता है हीलियम के प्लस प्लस आयन से ही मिलकर बनी होती है। हीलियम के प्लस प्लस आयन से मिलकर क्या बनी होती है? अल्फा रेज। ठीक, अल्फा रेज पे कैसा आवेश होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, इसका जो द्रव्यमान होता है, इसका मतलब होता है मास, द्रव्यमान सबसे कम होता है। सबसे कम का मतलब होता है कि बीटा एवं गामा में सबसे कम अगर मास होगा तो वो किसका होगा? अल्फा का, अल्फा रे का। ठीक है ना, सॉरी, तो उसका गामा का सबसे कम होगा। किसका सबसे कम होगा? गामा का। ठीक है ना, तो इसमें गलती बोल दी, किसका सबसे कम होगा मास? गामा का। और सबसे अधिक किसका होगा? अल्फा का। तो इसका होगा 6.67 × 10⁻⁻24 kg। कितना होगा? 6.67 × 10⁻⁻24 kg। ठीक ना, या इसको AMU में बोलना चाहो, AMU में एटॉमिक मास यूनिट इसे कहते हैं। तो 4 AMU। कितना AMU? 4 AMU। 4 AMU इज इक्वल टू कितना होगा? 6.67 × 10⁻24 kg। ये सबसे अधिक होता है। याद रखो, अगर इसका मास अधिक है तो इसकी वेधन क्षमता सबसे कम होगी। आप बताओ कि आपके ऊपर, अब वेधन का मतलब होता है किसी को छेद देना। ठीक ना, आप ही सोचो, आपके ऊपर 20 किलो लेके भागने को बोले और कोई बोले 50 किलो लेकर भागो, तो किसमें स्पीड आपकी रहेगी? 20 kg वाले में। यानी इसका मास सबसे अधिक है, इसकी वेधन क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब वेधन क्षमता कम हो जाएगी, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा हो जाएगा। सबको रिलेट कीजिए, अगर इसका वेवलेंथ अधिक है तो इसका मास भी अधिक होगा। जब मास अधिक होगा तो ये क्या कहते हैं? द्रव्यमान अधिक होगा, तो ये किसी चीज को वेध नहीं पाएगी। क्या कहते हैं कि छेद उतना तेज से नहीं पाएगी। और ये फोटोग्राफिक प्लेट को सबसे ज्यादा करिया करेगी। फोटोग्राफिक प्लेट समझते हो ना, जिसमें, अरे फोटोग्राफिक प्लेट नहीं जानते हो? अरे इसमें एक्सरे वाला था ना, फोटोग्राफिक प्लेट को बहुत ज्यादा काला कर देगी। कौन? ये। तो इसकी वेधन क्षमता कम होगी, ज्यादा होगी? सबसे कम होगी। ठीक है ना, और इसका जो वेलोसिटी होगी, प्रकाश की चाल का 1/10 हो जाएगी। कितना? प्रकाश की चाल कितना होता है? हाँ, प्रकाश की चाल का सर्वप्रथम अध्ययन या मापा किसने था? रोमर साहब महोदय ने। किसने? रोमर महोदय ने। ठीक है ना, प्रकाश की चाल सूर्य से यहाँ तक पहुंचने, पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगती है? 500 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक, प्रकाश की चाल चंद्रमा से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1 मिनट लगा दोगी? प्रकाश चंद्रमा से यहाँ तक की दूरी कितना है बताओ? 3,84,000 ना? कितना होता है? 3,84,000 से अप्रोक्सीमेटली है। तो प्रकाश की चाल 1 सेकंड में कितना चलता है? 3 लाख चलता है ना? तो 1 सेकंड में यहाँ पहुंच जाए, और जो बचा दूरी वह 0.2 करके जितना भी है, 1.2 करके इसे कुछ है, तो 1 मिनट मार दोगे जी। 1 मिनट प्रकाश पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो इतना हो गया ना। तो क्या बता रहे थे, भूल भी गए। यानी इसका जो वेलोसिटी होती है प्रकाश की चाल का 1/10 होती है। कितना होती है? 1/10वां भाग होती है। तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, मास भी इसका सबसे ज्यादा होगा। जब मास ज्यादा होगा तो वेधन क्षमता कम हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य ज्यादा हो जाएगा, प्रकाश हो गया। इसकी ऊर्जा जो है सबसे कम होगी। आप सोचो कि ऊर्जा का मतलब होता है कि एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी? सबसे कम। इसीलिए तो एनर्जी कम है तो छेद नहीं पा रही हो। अगर ऊर्जा ज्यादा होती तो तुरंत क्या कर देती? आर पार हो जाती। इसकी ये फोटोग्राफिक प्लेट को सबसे, और बीच वाला जो है कहते हैं ना भैया हम इधर रहा है ना इधर रहा है ना, सबसे बीच वाला जो होता है ना सबसे हाई रहता है ना ज्यादा लो रहता है, इसी बीच में रहेगा। इसमें क्या होता है कि देखो बीटा रे जो होता है वास्तव में इसी को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसे कहते हैं? बीटा रे। ये इलेक्ट्रॉन को प्रवाह को भी प्रदर्शित करता है, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज हो तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है। समझा ना? अब देखो नेगेटिव, इस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और उस पे कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। वो हीलियम के आयन से बनी थी, ये इलेक्ट्रॉन मान लो को है। ठीक है ना, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक, इसका द्रव्यमान जो होता है अल्फा रे से कम। इधर देखो जी, बीटा उटा होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है अल्फा रे से क्या होता है? कम। 9 पॉइंट करके होता है ऐसे कुछ। अल्फा रे से कम होता है, अधिक नहीं होता है। अल्फा रे से कम, मैंने बताया ना, इससे ये ना तो एकदम कम रहेगी ना तो इससे ज्यादा रहेगी, बस बीच का रहेगी। इससे थोड़ा ज्यादा, इससे थोड़ा कम, बीच का। ठीक, इसीलिए हम बीच में लिख दिए। अब देखो इसकी ऊर्जा जो होगी वो अल्फा रे से ज्यादा हो जाएगी। ऊर्जा क्या हो जाएगी? अल्फा रे से ज्यादा हो जाएगी। इसकी तरंग दैर्ध्य अल्फा रे से कम हो जाएगी। ठीक, अब इसकी तरंग दैर्ध्य जो ज्यादा थी, यहाँ पे सबसे ज्यादा थी, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? अल्फा रे से कम हो जाएगी। अब इसकी जो प्रकाश की चाल है वो इसकी जो चाल है, वेलोसिटी है, वो प्रकाश की चाल के 9/10 होती है। कितना होती है? 9/10। अगर 9/10 गुणित 3.8
3 × 10⁸ करोगे तो स्पीड करने पर 2.7 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगा वेलोसिटी। मेरी बात समझने इसमें, अगर प्रकाश की चाल यानी ये देखो हल किया है, ठीक, अगर 9/10 गुणे 3 × 10⁸ मीटर पर करोगे तो ये पूरा सॉल्व करने पर क्या 2.7, यानी कह सकते हैं कि जो बीटा रे की स्पीड होती है वो 2.7 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। या सीधा याद कर लेना कि प्रकाश की चाल का कितना होता है, 9/8 टाइम्स होता है, ठीक है ना। इसकी वेधन क्षमता अब बताओ ज्यादा होगी कम होगी, अब ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ऊर्जा इसकी ज्यादा हुई है, ठीक। ये क्या कहते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा रेज की अपेक्षा में थोड़ा कम काला करती है, बात समझने। अब जैसे बीटा रेज में, बीटा रेज कहते हैं ना मेरे पास सॉरी गामा रेज, ना तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है ना तो पॉजिटिव चार्ज है, और जब ना तो इसका पास नेगेटिव चार्ज है ना तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो जाएगी उदासीन, क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, उदासीन। इसके पास नगण्य मास है ही नहीं, द्रव्यमान नहीं। अब बताओ जी, किसी को बोलोगे छुच्छे भागो, मतलब कुछ लिए बिना भागो, कितना तेज भागेगी। अब इसका मतलब इसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, एकदम कम। तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, जब तरंग दैर्ध्य एकदम कम हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा। अब ये प्रकाश की चाल के बराबर हो जाएगी वेलोसिटी, प्रकाश की जब चाल के बराबर वेलोसिटी हो जाएगी इसकी वेधन क्षमता सबसे ज्यादा हो जाएगी। ये 100 सेंटीमीटर एल्युमिनियम की परत को छेद सकती है, इसकी वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है किसकी, गामा रेज की। सबसे कम वेधन क्षमता किसकी होती थी, अल्फा रेज। अब माइंड में याद करो, अल्फा रेज की अगर वेधन क्षमता कम तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा, तरंग दैर्ध्य ज्यादा इसका मतलब मास ज्यादा है, मास ज्यादा है मतलब इसकी ऊर्जा कम है, सबसे टूक नहीं। हाँ, ये अभी वाला बीच को हो जाएगा ना, इधर को तो ना उसका, उसकी जो प्रकाश की चाल है ये कितनी होती है, 1/10 टाइम्स ऑफ लाइट ऑफ स्पीड। लाइट की स्पीड से 1/10 मतलब 10 गुना होती है, और इसकी जो होती है 9/10 होती है, ठीक। इसकी जो होती है प्रकाश के चाल के बराबर होती है। इतना से समझना है, ठीक। इसकी वेधन क्षमता अधिक होने के कारण ही कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है, गामा रेज का, समझ रहे हो, गामा। अच्छा बताओ लोग, जो एक्सरे करवाते हो, एक्सरे जो करवाते हो ना, उसका जो यूनिट होती है मापने के लिए क्या होती है, रोंटगन होती है, क्या होती है, रोंटगन, ठीक ना। अब ये समझना नहीं समझना, तो एक्सरे में यही किरणों को यूज किया जाता है, किस किरणों का, अल्फा बीटा गामा का। तो तीनों का समझना नहीं समझना, पहले बताओ। अब भूल जाओगे जिंदगी में, अल्फा रेज पे कैसा चार्ज होता है, सबसे ज्यादा किस पर, सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसकी होगी, सबसे कम वेधन क्षमता किसकी होगी, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होगा, गामा का। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होगा, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, वेग। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी, गामा की, ठीक। सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, अल्फा की। अब इतना अल्फा बीटा गामा आवाज जाओगे तो भूल जाओगे, नहीं भूलोगे ना। अब अल्फा बीटा गामा का हम लोग कुछ यूज देख लेते हैं, इन सभी का कहाँ पे यूज होता है, औषधियों में प्रयोग होता है, कहाँ सकता है, दैनिक जीवन या किसी लैब में कहीं पर भी। देखो, जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोजन बम बन जाता है, क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बम। सूर्य में जो एनर्जी हम लोग पास मिल रही है वो क्या होता है, नाभिकीय संलयन। नियंत्रित की अनियंत्रित है, वो अनियंत्रित है, कैसी है, नियंत्रित, अनियंत्रित है। अगर हम लोग नियंत्रित कर ले, जैसे नाभिकीय संलयन में भी रेडियो सक्रियता का यूज किया जाता है, तो उसी के माध्यम से जो वैद्युत ऊर्जा है वो प्राप्त करते हैं, यानी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के द्वारा हम लोग को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। जो बड़े बड़े संयंत्रों में यूज किया जाता है, तो वो देखो, जो रेडियो की एक्टिविता के कुछ समस्थानिक है, जैसे ये Na-24, ठीक। इसका जो होता है रुधिर परिसंचरण के विकार में, यानी क्या कमी है, क्या रोग है, बात करते हैं। रुधिर परिसंचरण आ गया ना, रुधिर परिसंचरण में, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी, किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। किसने, विलियम हार्वे ने किया था, ठीक ना। हम लोगों में कैसा रुधिर परिसंचरण पाया जाता है, हाँ, ठीक। अब देखो, जो ये P32 फास्फोरस 32, इसमें रक्त की खराबी से उत्पन्न रोगों के उपचार में, जैसे रक्त की खराबी हो जाएगा, कैल्शियम कैंसर हो जाएगा, ल्यूकीमिया हो जाएगा, तो इस सभी के उपचार के लिए क्या यूज किया जाएगा, हाँ 32, ठीक। आयोडीन 131, इसमें थायराइड ग्रंथि के उपचार में, थायराइड ग्रंथि या थायराइड कैंसर हो जाएगा तब पर भी, हाँ गलेगा, वही थायराइड ग्रंथि वही तो होती है, और क्या पेट में होगी ये क्या हो जाएगी, थायराइड ग्रंथि के उपचार में यूज किया जाएगा। जैसे उसका फेरस 59, ये क्या हो रहा है, आरक्तता रोग के उपचार में, या आरक्तता के रोग को ज्ञात करने में क्या हो जाएगा, एनीमिया जैसे कहते हैं, एनीमिया में किसकी कमी हो जाती है, हाँ, ठीक। समझा ना, समझा।
देखो कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 ये भी हो जाए, इसको किसके इलाज में, कैंसर रोग के उपचार में कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। अगला है कार्बन 14। कार्बन 14 के माध्यम से ही जो भी वस्तुएं हैं बहुत पुरानी हो गई, उसी के द्वारा ही आयु का निर्धारण किया जाता है, ये कितनी साल पुरानी है, कितनी साल पुरानी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा बताओ पत्थरों का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ पत्थरों का अध्ययन पेट्रोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, ठीक, नदियों का अध्ययन पोटामोलॉजी, पोटामोलॉजी, ठीक है ना। ये सभी चीज अध्ययन याद कर रहे रहना, ठीक है ना। तो कार्बन 14 से क्या किया जाता है? आयु का पता लगाया जाता है, ठीक। देखो जो गामा रेज है, गामा रेज का यूज जो होता है कीटाणुनाशक में या हानिकारक चीजों को नष्ट करने में भी यूज करता है, किसका? गामा रेज का, किसका? गामा रेज का, ठीक। तो इतना चीज रेडियो एक्टिविता में था, इतना चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कौन सा, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु